वो कहते हैं ना, जो खुद के लिए जिया वो क्या जिया। जीवन तो दूसरों की जिंदगी में खुशी लाने से। हम स्वागत करते हैं सतपाल चौहान सर का हमारे पॉडकास्ट में। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जीते जी जो लोग जो मेरी चर्चा कर रहे हैं मोर देन सफिशिएंट है। वरना तो इस दुनिया का रिवाज है कि मरने के बाद चर्चा होती है। आपके ऊपर एक फिल्म बनती है 2019 में। उस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि डिजिटल मीडिया में वो बहुत चली, लेकिन उसका इम्पैक्ट थिएटर में उतना नहीं आ पाया जितना आना चाहिए था। उस वक़्त पिक्चर हॉल में ये लगभग 700 स्क्रीन पे मूवी रिलीज हुई। बहुत अच्छा चला। इन बिटवीन गली बॉय जो है वो रिलीज हुई, और जो स्क्रीन हमने ली हुई थी टोटल वो स्क्रीन भी उन्होंने हायर की, और वो पिक्चर बीच में ही उतार दी गई। मेरा ये भी अनुभव रहा कि कुछ चुनिंदा कैंप बॉम्बे में जो हैं वो ऐरे गैरे को वहाँ पे टिकने नहीं देते। बड़ी दुनिया का खेल है, उस पर मैं जाऊंगा नहीं। ड्रिंक्स के खिलाफ तो मेरा निर्माण ही हुआ है, तो कभी नशे का तो आने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैंने 4500 लोगों को नशा मुक्त किया था जब मैं दिल्ली जाने से पहले। वो भी मूवी का एक पार्ट है। तो पैसे की जहाँ तक बात है, पैसा परमात्मा देता है दूसरों की मदद के लिए। अपने लिए तो सिर्फ जो है कपड़े हैं, एक छत ढकने के लिए और खाना खाने के लिए। इसके बाद कोई सोने की रोटी तो आदमी खा नहीं सकता। अगर करोड़ों रुपए हो जाए तो रोटी तो गेहूं की, चने की खाएगा ना। गरीब भी वही खाता है, अमीर भी वही खाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हीरे जवाहरात का फुल्का बन के आएगा वो खाएगा। कई बार लगता है कि माँ के बिना ये सारा कुछ जो तामझाम है ये शून्यता भरा हुआ है। माँ की जो कीमत जानते हैं, माँ की जो ममता जानते हैं, और माँ के साथ जो हमने स्ट्रगल किया है वो अद्वितीय था। मतलब वो सबका होता होगा, पर मुझे अपना पता है। पर ये हो नहीं सकता था मैं गांव ना छोड़ूं, और ये हो नहीं सकता था कि माता जी साथ जाए। तो ये इस कहानी का दर्द भरा फेज था जो माँ ने भी बर्दाश्त किया और मैंने भी किया। तो जब आप दिल्ली गए तो माँ से दूर कैसे रहे आप इतने टाइम तक? माँ कैसे अलग रही है आपसे? ऐसे सवाल ऐसे सवाल एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखने वाले, जज्बा और जोश से भरे एक ऐसे युवा जिन्होंने जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज को एक बेहतर जगह बनाने के लिए जिया। वो कहते हैं ना, जो खुद के लिए जिया वो क्या जिया। जीवन तो दूसरों की जिंदगी में खुशी लाने से है। जेब में बस 200 रुपए थे, पर जुनून की कोई कीमत नहीं थी। आज कितने घर सुख और खुशहाली में जी रहे हैं, और उनके पीछे का चेहरा आज हमारे सामने बैठा है। हम स्वागत करते हैं सतपाल चौहान सर का हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। पहले तो कैसे हैं आप? एकदम बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। आपके बारे में जितना हम सुनते हैं उतना हमें लगता है कि कम है। ऐसा मतलब किसी से भी पूछते हैं कि चौहान साहब के बारे में बताइए, तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको अपने लिए कैसा लगता है ये सब चीज़ें सुन के? मैंने सारा इतिहास पढ़ा है, आज़ादी आंदोलन, और उससे पहले भी मैंने संत कबीर को पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जीते जी जो लोग जो मेरी चर्चा कर रहे हैं मोर देन सफिशिएंट है। वरना तो इस दुनिया का रिवाज है कि मरने के बाद चर्चा होती है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं
जीवन के जब पीछे मुड़ के देखता हूँ जीवन को, तो लगता है कि बहुत सही तौर पे जी पाए हम। ये परमात्मा की, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हमारे पे रही है कि हमने सोचा भी नहीं था कि जीवन का सफ़र इतने श्रेष्ठ मार्ग से निकल कर जाएगा। तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड। आप सेटिस्फाइड हो अपनी ज़िंदगी से? क्या बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सेटिस्फाइड हो। सर, आपने जो ये शुरुआत करी समाज में बदलाव लाने के, तो इसकी आपने नींव कहाँ से रखी? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे समाज में ये बदलाव लाने हैं? बचपन में हमारे जो माता जी थे, वो उनके अंदर, वो हालांकि कभी स्कूल नहीं गए, पर उनके अंदर बहुत विचारधारा, असीम विचारधारा थी। तो जैसे ही हमने होश संभाला तो उन्होंने बहुत सलीके से हमारे अंदर ये संस्कार पैदा किए कि दूसरों के लिए जीना श्रेष्ठ कार्य है। अपने लिए तो जानवर भी संग्रह करते हैं और जीना तो दूसरों के लिए है। तो ये शुरुआत जो है वो हमारी माताजी से हुई। फिर क्या है कि मुझे दिलचस्पी थी, जितने भी ये स्ट्रगलिंग लोग हुए हैं उनका इतिहास पढ़ने की, जानने की। रेडियो पे भी सुनते थे, तो वो कहीं ना मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोसेस। एक माहौल से गुजर के इंसान बनता है, जैसे माहौल से आता है। जैसे हम अगर इंग्लैंड में जन्म लेते हैं तो पहली जुबान ही इंग्लिश में शुरू होती है, और पंजाब में पैदा तो पंजाबी शुरू होती है। तो ये माहौल की बात है। मैं फिर कहता हूँ मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोसेस। आदमी अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो माहौल का उत्पादन है। तो वो माहौल ऐसा था, हम जिसमें से निकल के ऐसे बने हैं। तो जब आप ये चेंजेस ला रहे थे तो आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो घर में ही चुनौती थी कि हमारे कुनबा बोलते हैं, जो 10, 12, 15 घरों का एक परिवार जो मतलब दादा के वहाँ से चला आता है, उसको कुनबा बोलते हैं। सभी जेंट्स ड्रिंक्स करते थे टोटली, और अच्छे से करते थे मतलब। तो मैं ये देखता था कि परिवार में वो खा पी के फिर आपस में लड़ते थे। इवन यहाँ तक कि हमारे परिवार में मर्डर तक भी हुए हैं। तो वो एक माहौल बना। जब मैंने देखा, और मैं यहाँ मेरे माता जी का रोल शुरू होता है। उन्होंने बताया कि ये देखो, ये जो लोग इस तरह से दारू पीते हैं, नशे करते हैं, उसका ये रिजल्ट है कि ये बर्बाद हो गया सब कुछ। तो मेरे जहन में ये बात आई कि ये जो पीना खाना, ये जो इस तरह से है, इसके खिलाफ कुछ प्रयास होने चाहिए। इसको हटाने का कुछ ना कुछ प्रयत्न रहना चाहिए। बस यहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ, और मैंने सबसे पहले अपने पिताजी की शराब छुड़वाई। तब मैं 2nd क्लास में था। तो बस यहीं से मेरे जीवन का जो संघर्ष है वो शुरू होता है। हमने आगे पढ़ा कि आपने अपना घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया। ये फिर बाद में कॉलेज के भी बाद की बातें हैं। वो कुछ कंट्राडिक्शन इस तरह से था कि हमारे गांव निगदू में गौचरान की ज़मीन थी, जो कि पंचायत गरीब लोगों को उसको कॉन्ट्रैक्ट पे देती थी, ताकि गरीब लोग उसमें खेती बाड़ी करें, अपने पशु पालन करें। तो मतलब उस तरह से जो ठाकुर थे वो क्लेम करते थे कि ये लैंड जो है वो राजपूतों की, हमारी छोड़ी हुई है। और उनका नेतृत्व मेरे पिताजी करते थे। ठाकुर थे तो ठाकुरों का नेतृत्व वो करते थे। उधर मैं उस वक़्त एक मजदूर और गरीब किसान और लोगों का मैं नेतृत्व कर रहा था बुराई के खिलाफ। तो जाने अनजाने हम, मेरे पिताजी और हम आमने सामने हो गए, क्योंकि वो उधर से नेतृत्व कर रहे थे, मैं इधर से। तो एक कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। और आज का ज़माना जो है, जो अपने माता पिता के आगे बोलते हैं, हम उस तरह के नहीं थे। हम कभी अपने फादर के सामने आंख उठा के हमने बात नहीं की।
तो एक माहौल बना के अब ऐसी सिचुएशन में एक छत के नीचे रहना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर मैंने फैसला किया कि घर को छोड़ दिया जाए। तो हमारा संगठन था 200-250 लड़के लड़कियों का जो युवा थे, तो उसमें हम ऑफिस था, हमारा वर्किंग ऑफिस था जो सोशल वर्क करते थे, शराब नशे के खिलाफ और नारी उत्पीड़न के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल उन दिनों में था। तो उसके लिए ऑफिस बना था, तो मैं घर छोड़ के ऑफिस में रहने लगा था। उसके बाद फिर पिताजी से बातचीत? हाँ, पिताजी से तो काफ़ी लंबे समय तक सिलसिला बातचीत का नहीं हुआ, लगभग 1.5-2 साल तक। अच्छा। हाँ, बाकी माताजी मुझे ऑफिस में मिलने आ जाते थे। तो मेरे लिए परिवार, जो सारे जितने भी युवा थे और सबके परिवार जो है ना वहाँ मिलने जुलने के लिए आते थे, तो मेरे लिए ज़्यादा कष्टकर नहीं था। तभी जब ये बात सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे श्री राम जी की कहानी हो। नहीं, वो तो उनके तो चरणों की हम धूल भी नहीं है, उनका संघर्ष तो हमारे से हजारों गुना ज़्यादा था। फिर भी वक्त ने जो मौका दिया उसके मुताबिक जैसा जैसा फैसला होता गया मैं करता गया। बस बेसिक बात ये थी कि जीवन में सच से कोई कंप्रोमाइज नहीं, अन्याय से कोई कंप्रोमाइज नहीं। जितने दिन जिएंगे सच के पथ पर चलकर जिएंगे। बस वो लाइन जो थी वो फिर अपने आप ले जाती रही, जहाँ जाना पड़ा अपने आप चलते गए। वो ट्रैक है, जैसे रेलवे के इंजन की कोई मर्जी नहीं है, जहाँ जहाँ ट्रैक उसको ले जाता है उसको जाना पड़ता है वहाँ पे। तो सत्यता के मार्ग पे चलने का फैसला किया, पवित्रता के मार्ग पे चलने का फैसला किया। बस वो ट्रैक जहाँ जहाँ लेगा मैं चलता गया। तो उसके बाद जब आप 1.5-2 साल बाद जब आपके पिताजी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, वो स्थिति ये पैदा हुई कि मेरे जो युवा दोस्त थे नज़दीक के, उनको लोगों ने इस तरह से बरगलाया कि पंचायत का इलेक्शन लड़के और सरपंच अगर हम हो जाएं तो हम ये जो शराब की दुकानें हैं, ठेके हैं, उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। क्योंकि पंचायत अगर एक रेजोल्यूशन पास कर दे तो सरकार का एक प्रावधान है कि वो उस गांव में फिर शराब की दुकान नहीं खोलते। और भी कई समस्याएं थी, क्योंकि हम सब युवा थे, बेरोजगार थे, तो रुपया पैसा नहीं था, फिर काम करने में प्रॉब्लम भी आती थी। तो मेरे दोस्तों को लगा कि अगर पंचायत हमारे पास हो तो हम बहुत अच्छे से वर्किंग कर सकते हैं। हालांकि मैं इस पक्ष में नहीं था, मुझे पता था कि ये डर्टी गेम है। मैंने लाख मना किया, परंतु मेरा जीवन तो दोस्तों का ही जीवन था, मैं मना नहीं कर पाया। और मैंने अगस्त 85 में 1985 में सरपंच का इलेक्शन लड़ा। अच्छा। और कई बार क्योंकि हमारा जो साथ था, हमारे जो संगी साथी थे वो थे मजदूर, क्योंकि जमीन का मसला था। ठाकुर तो मेरे खिलाफ हो गए थे। अच्छा। क्योंकि मेरी कास्ट जैसे ठाकुर है, तो ठाकुर तो मेरे कैंप से बाहर थे। उनको पता था कि अगर ये जीत गया तो ये जमीन फिर फॉर एवर के लिए गई। जिनके बुत्ते पे हमारे जो क्रांतिकारी साथी सोचते थे कि ये, पर मजदूर की बेचारे की अपनी एक तकलीफ है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, वो लोगों की बातों में आ जाता है। तो वो हमारे साथ काफ़ी हिस्सा जो है वो टूट कर दूसरी साइड चला गया। कई सारे कारण थे, और दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे अगेंस्ट एक बहुत ही जो बेचारा शराब पी के ही चले गए दुनिया से, तो वो जीत गए। तो मुझे ये तकलीफ़ थी कि ये गलत हो गया, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि जो लोग एक बार साथ आके दूर हटे उनसे कहीं नफ़रत का इजहार हो। तो मैं चाहता था कुछ समय के लिए इस एरिया को छोड़ दिया जाए। तो मैंने जिस रात रिजल्ट आया उसी रात मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया। तो तब मेरे फादर को भी पता चल गया, क्योंकि घर में बात तो होनी थी। तो
बस तब उन्होंने मुझे रोका कि भाई नहीं, यहीं रहो। और हालांकि मेरे फादर ने तो इलेक्शन में मेरा साथ देना था, अच्छा। पर क्योंकि वो ग्राउंड ऐसा बना चुके थे कि ठाकुर मेरे से दूर हो गए। बस मतलब मैं तब पिताजी से बात हुई और मैं मतलब सबको, हालांकि नहीं चाहते थे मेरे दोस्त कि मैं इस तरह से करूं, पर मैंने ये समझा कि अब यहाँ से निकलना कुछ समय के लिए ज़्यादा अच्छा है। और मैं फिर वहाँ से, जो पहली बस हमारे गांव से चलती थी 6 बजे सुबह ही, मैं फिर दिल्ली के लिए, दिल्ली मेरे दोस्त रहते थे अशोक, मैं वहाँ के लिए निकल गया। सर, आपने दोस्तों की बात करी, जब आप गांव में थे तब आपके दोस्त आपके साथ थे, फिर आप दिल्ली गए तो वहाँ भी आप दोस्त के यहाँ रुके जब तक शायद शादी नहीं हुई आपकी। हमने शादी नहीं हुई थी मेरी। हाँ, तब तक आप दोस्त के यहाँ रहे। तो दोस्तों की क्या अहमियत रही है आपकी लाइफ में, कितना साथ दिया है आपके दोस्तों ने? मैंने कहा कि मेरा जीवन दोस्ती से ही शुरू होता है। जो आज बड़ा दुर्भाग्य है कि समाज में प्यार और दोस्ती की जैसे बिल्कुल अकाल सा पड़ गया है। लोग बड़े बेवफा हो गए हैं, मतलब ऊपर कुछ नीचे कुछ, सेल्फिशनेस इतनी ज़्यादा आ गई है। जब हम देखते हैं कि पल पल में लोग चेंज होते हैं, तो जहाँ नैतिकता नहीं बचेगी, मर्यादा नहीं बचेगी, तो दोस्ती भी नहीं बचेगी। दोस्ती की, प्यार की, मोहब्बत की नींव ही वफादारी है। और कैरेक्टरलेस लोग वफादार नहीं हो सकते, चरित्रहीन लोग वफादार नहीं हो सकते। हमारे समय में ये वाली बात नहीं थी, ना तो नेट था, ना गंदे प्रोग्राम थे। उस वक़्त रेडियो टीवी में बड़े फर्स्ट क्लास प्रोग्राम चलते थे, तो गिरावट का वो दौर उस वक़्त नहीं था। कभी तलाक भी नहीं होता था, सुना भी नहीं हमने भी तलाक भी कोई बला का नाम है। तो मेरे वे ये भी परमात्मा की कृपा थी कि मेरे इर्द गिर्द जो भी स्टूडेंट लाइफ से ही थे, वो एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे। मतलब इस हद तक हमारे में प्यार था। लड़कों में भी, कुछ लड़कियां भी ऐसी ही थी। तो मैं तो आज भी याद करता हूँ कि वो कितना प्यार और दोस्ती का आलम था। आज भी वो सारे मेरे साथ हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि कुछ चेंज आ गया, वो आज भी ठीक है। आज हमारे पास वक्त ने कुछ धन दौलत दी है, मुझे कभी नहीं लगा कि वो दोस्तों से कीमती है। इसलिए मेरे जितने बचपन के दोस्त हैं वो आज भी मेरे साथ वैसे ही हैं। मैं अक्सर जब दिल्ली से आता था गाड़ी में, तो मैं गाड़ी को बस अड्डे पे ड्राइवर को बोलता था कि तू ले जा, और मैं पैदल ही आता था घर तक सबको मिलते हुए। मैंने कभी गांव में हॉर्न नहीं बजाया। हूटर था, मैं चेयरमैन रहा नेफ्को का, तो मेरे पास हूटर रेड लाइट थी। तो मैंने ड्राइवर को बोला हुआ था कि इस एरिया में कभी हूटर नहीं बजाना। हमने डराना नहीं है किसी को। हम आज भी वही साधारण हैं जैसे यहाँ से गए थे। तो जब आप दिल्ली गए तो माँ से दूर कैसे रहे आप इतने टाइम तक? माँ कैसे अलग रही हैं आपसे? ऐसे सवाल नहीं, ऐसे सवाल नहीं, कोई बात नहीं। एक और माँ से ही रिलेटेड सवाल है। आपने बोला अपनी किताब में कि जब कुछ नहीं था, जब संघर्ष था तो माँ थी, पर जब सब पा लिया तो माँ नहीं थी। तो एक क्योंकि ये भी वक्त की इबारत है कि एक टाइम पे आपके पास सब कुछ नहीं हो सकता। ये मेरे जीवन का अनुभव भी है कि जब आपके पास धन दौलत शोहरत आती है तो कई बार अपने पीछे छूट जाते हैं। मैंने भरसक प्रयास किया है कि सारी चीज़ों को साथ लेके चलूं, पर ये पॉसिबल हो नहीं पाता। मतलब चाहने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। मेरी माता जी सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे बिना एक दिन भी रहेंगी, और वक्त मुझे दिल्ली ले जा रहा था। तो माता जी दिल्ली नहीं जा सकते थे। ये दर्द तो आना ही था, वक्त की डेवलपमेंट के हिसाब से ये टाइम आना ही था, और वो बड़ा दुर्भाग्यशाली था।
कई बार लगता है कि माँ के बिना ये सारा कुछ जो तामझाम है ये शून्यता भरा हुआ है। माँ की जो कीमत जानते हैं, माँ की जो ममता जानते हैं, और माँ के साथ जो हमने स्ट्रगल किया है वो अद्वितीय था। मतलब वो सबका होता होगा पर मुझे अपना पता है। पर ये हो नहीं सकता था मैं गांव ना छोड़ूं, और ये हो नहीं सकता था कि माताजी साथ जाए। तो ये इस कहानी का दर्द भरा फेज था जो माँ ने भी बर्दाश्त किया और मैंने भी किया। इसमें कोई चारा नहीं था और वो वैसा ही हुआ जैसा वक्त ने लिखा हुआ था। और उस दर्द को जब माँ ने अंदर समाने की कोशिश की तो एक टाइम के बाद सन 2003 में आके ना उनको कैंसर हो गया पेट में। क्योंकि जब आप लंबे समय तक दर्द को छुपा के रखेंगे, उसको बाहर नहीं निकालेंगे, मेंशन नहीं करेंगे, तो वो फिर बहुत बड़ी बीमारी के रूप में सामने आता है। वो वैसा ही हुआ। और फिर हम दिल्ली भी मैं छोड़ के आ गया। जब माँ का पता चला तो मैंने फिर करनाल कोठी डाली और माँ को काफी हद तक अपने साथ रखा, पर तब तक देर हो चुकी थी। मतलब तो समय से पहले, मतलब लगभग 60 साल की एज में माताजी फिर चले गए कैंसर से। चलिए, आज तो उनको आपके ऊपर बहुत गर्व होगा जहाँ पे भी है वो। इसके बाद आपके ऊपर एक फिल्म बनती है 2019 में। उस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि डिजिटल मीडिया में वो बहुत चली, लेकिन उसका इम्पैक्ट थिएटर में उतना नहीं आ पाया जितना आना चाहिए था। मेरे लाइफ को दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ संदीप साहिल ने मुझे बिना बताए उसको स्टडी करना शुरू किया। उन लोगों ने 2-3 लोग थे, गांव भी गए, मेरे टीचर्स को मिले, मेरे दोस्तों को मिले, पूरा उन्होंने स्टडी किया और लिखा। तो वो 2016 में नवंबर में उनका वो जो स्टडी थी वो कंप्लीट हुई और उसको एक बुक की शेप दी गई, संघर्ष को सलाम, जिसका विमोचन आदरणीय मनोहर लाल जी उस वक्त के सीएम थे, उन्होंने अपने पूरे मंत्रालय के साथ और 3000 लोगों के बीच में, पूरे हरियाणा, पंजाब और कुछ बॉम्बे से भी विद्वान लोग आए, पिक्चर की दुनिया, फिल्मी दुनिया से भी लोग आए और उसका विमोचन हुआ 20 नवंबर 16 को। तो वहाँ पे यशपाल शर्मा भी आए हुए थे। तो उन्होंने सीएम साहब को रिक्वेस्ट की कि इस बुक पे तो मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी है, इस पे मूवी बननी चाहिए। तो उस वक्त फिर जब यशपाल शर्मा ने इस पे एक मूवी बननी चाहिए ये प्रपोजल सीएम साहब के सामने रखा, तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली गो हेड, और वहीं पे इसकी शुरुआत हो गई। तब जिम्मी शेरगिल ने मेरा रोल किया, युविका चौधरी ने सीमा मैम का किया, और मेरे फादर साहब का रोल जो यशपाल शर्मा ने खुद किया। तो काफ़ी अच्छी मूवी बनी। मुझे भी बॉम्बे बहुत रहने का मौका मिला। और जो आपने ये बात की कि उस वक़्त पिक्चर हॉल में ये लगभग 700 स्क्रीन पे मूवी रिलीज हुई, बहुत अच्छा चला। इन बिटवीन गली बॉय जो है वो रिलीज हुई, और जो स्क्रीन हमने ली हुई थी टोटल वो स्क्रीन भी उन्होंने हायर की, और वो पिक्चर बीच में ही उतार दी गई। मेरा ये भी अनुभव रहा कि कुछ चुनिंदा कैंप बॉम्बे में जो हैं वो ऐरे गैरे को वहाँ पे टिकने नहीं देते। बड़ी दुनिया का खेल है, उस पर मैं जाऊँगा नहीं। उन्होंने बहुत अच्छी चली हुई थी, मतलब बहुत जगह तो हाउसफुल मूवी थी, पर उसको अचानक उतार दिया गया गली बॉय के लिए। इसलिए वो मतलब स्क्रीन पे तो अधूरा था, पर बाद में हमने इस मूवी को
हमारे से समारूमी ने ले लिया, बहुत चली वो, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 150 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मूवी को देखा है। आज वो टाटा स्काई पे बड़ा चली, जियो उस पे चली, और जितने भी ऐप हैं, चाहे वो एयरटेल है, वोडाफोन है, एयरलाइंस पे, सब पे, तो वो काफ़ी वाइड, मेरा ख्याल ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं है जिस पे वो आपका प्राइम जोन पे चली, और मुझे लगता नहीं कोई प्लेटफार्म बचा जिस पे वो मूवी नहीं चली। हर हफ्ते 2 बार टाटा स्काई पे चलती थी, इतनी फेवरेट वो फिल्म लोगों की रही। मेरा ख्याल 2 साल तक लगातार हर हफ्ते वो सैटरडे संडे को मूवी आती रही, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। पर 3 घंटे में किसी के जीवन को, और वो भी स्क्रिप्ट के माध्यम से बता नहीं पाते, क्योंकि उसका ये एक डायरेक्टर का ये भी थीम रहता है कि लोगों को सीन से ज़्यादा मजा आना चाहिए, थीम से नहीं। थीम पीछे रह जाता है, सीन आगे निकल जाते हैं, इसलिए वो इम्पैक्ट जो आप सोचते हो, जब पूछते हो, वो इम्पैक्ट नहीं आ पाया। वो बड़ी बारीकी में जाना पड़ता है, और सिद्धांतिक और सच्ची बातें करने के लिए 1-2 डायलॉग से काम नहीं चलता। सही बात। फिल्म का इम्पैक्ट मतलब आपकी लाइफ में आपको कुछ चेंज लगा जब फिल्म आने के बाद? आने के बाद यहाँ करनाल में तो लोग उसी तरह जर्नली, जैसे पहले ही जो मान सम्मान था वो उस 1921 हुआ, क्योंकि घर में आदमी कुछ भी हो, जब कभी अपने समय के जो महापुरुष मैं बोलता हूँ रहे होंगे, तो अपने लोगों के बीच में तो जर्नली वो वैसे ही ट्रीट होते हैं, मतलब। पर जब कभी मैं जैसे बाहर, जैसे अभी मैं पीछे एक मैरिज में जयपुर गया था, तो लोगों को जैसे ही बता दिया, हम जिस होटल में ठहरे हुए थे, तो सारा समय बस लोगों को मिलने में निकल गया। तो ऐसे जब बाहर कभी जाते हैं दूसरे शहरों में, दूसरे उसमें, तो पिक्चर तो ऑलमोस्ट, क्योंकि सबने देख लिया, कोई बचा होगा, और उतना इम्पैक्ट तो है कि पता लगने के बाद लोग फिर मिलने के लिए आते हैं। और घर में कैसा रिएक्शन रहा था? घर में मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा इम्पैक्ट, क्योंकि हमारा जो परिवार है, मेरी बेटियां, मेरी मिसेस, जब से ये मेरे जीवन में आए हैं, मैं एहसानमंद हूँ परिवार का भी, कि मुझे बहुत जल्दी समझ के, इवन मेरे भाई भी, इवन मेरा फादर भी, इवन जितना मेरे बहुत नज़दीक के दोस्त हैं, वो तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब से ही मुझे मतलब जो वैल्यू देते थे, वो मैं बताता हूँ कि जीते जी बस प्रभु ने हमें दी है। मतलब मेरे परिवार में मेरी बेटियाँ मेरी बात को लास्ट मानती हैं, मतलब वो कभी उसको नहीं। और मेरी पत्नी जो सीमा चौहान है, उनसे मुझे, अगर मैं ये कहूँ कि इस कलयुग में भी हमारी शादी को 36 ईयर हो गए हैं, आज तक उन्होंने ऊंची आवाज में मेरे से बात नहीं की। तो दिस इज द इम्पैक्ट। अब उसमें पिक्चर क्या एडिशन कर सकती थी? सही बात। हाँ, तो मतलब वो बाहर जरूर इम्पैक्ट। करनाल में मैंने देखा कि पिक्चर के माध्यम से कोई ज्यादा इम्प्रेशन नहीं आया, तो ऑलरेडी वो पूरा था पहले ही, मतलब वो पहले ही पूरा था। बस इतना हो गया भी, ठीक है हमारे लड़की पे फिल्म बनी है, और वो देखी सबने, पिक्चर हॉल में गए, सब भरे रहते थे हॉल, सबने देखी, और जैसा जैसा उसमें सीन थे उसके मुताबिक लोग बताते थे कि खूब रोते थे हॉल में। पता था सबको कि ऐसा ही लाइफ है, सबको नॉलेज थी इस बात की पहले से ही। अगर पिताजी आज होते और वो देखते कि हमारे लड़के की फिल्म बनी है, तो आपको क्या लगता है कि उनका क्या रिएक्शन होता? नहीं, पिताजी तो मात्र 3 साल पहले ही गए हैं। अच्छा।
तो उनको बड़ा गर्व था और वो जहाँ भी बैठते मतलब वो मेरी चर्चा करते कि मेरे घर श्री राम आए हुए हैं। तो वो बहुत खुश थे और उनको अफसोस था कि उस टाइम भी मैंने मतलब जो है गलत थीम को चुना। अच्छा। हाँ, उनको तो पर हमने कभी उनको एहसास नहीं होने दिया कि आपकी गलती है। मैं हमेशा ही कहता था कि ऐसा किया तो मैं दिल्ली गया और दिल्ली जाके जो साम्राज्य खड़ा हुआ उसके लिए वैसा ही आपका रोल होना ही था। दैट रोल वाज बेस्ट ऑफ। अब एक पिताजी का काम है कि अपने बच्चों के लिए वो महलों के सपने देखे, राजा के सपने देखे। तो आपने मुझे वहां पहुंचा के राजा का एक सपना जो आपका था वो साकार किया। तो ये सारी बातें तो मतलब चलती ही रहती है। कुछ नॉर्मल सी बातें करते हैं, जैसे कि आपके लिए पैसे का क्या महत्व है? मतलब मनी कुछ लोगों के लिए फेम के उससे भी होती है कि हमें जितना पैसा होगा उतनी पावर होगी, किसी के लिए पावर के लिए होता है। आपके लिए मनी क्या है? मेरे लिए पैसा कभी भी पावर के रूप में कभी मैंने उसको लिया नहीं। पैसा आने से ये बात जरूर है कि लोगों ने मुझे सीरियस लेना शुरू किया। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सत्यता का अगर डेमोन्स्ट्रेशन भी है होना है उसके लिए आपको बड़े घर का होना बड़ा जरूरी है। गरीब घर के किसी भी बच्चे को लोग अहमियत नहीं देते, भले वो सच्चा सुच्चा कितना भी अच्छा हो, भले सबके लिए बहुत अच्छा सोचता हो, उसकी तरफ निगाह ही नहीं जाती लोगों की। तभी मैं कई बार सोचता हूं कि सारे अवतार राजाओं के यहाँ आए, गरीब के यहाँ कितने ही अच्छे विचारों का लड़का या लड़की हो। मैंने देखा है बारीकी से, मैं मजदूरों में रहा हूं, बहुत अच्छी अच्छी सोच के बच्चे हुए हैं। इवन मैं ये कहूं कि करनाल में शेड्यूल कास्ट में मैंने इतने अच्छे संगीतकार देखे, इतने अच्छे सिंगर देखे कि जिनको लोगों ने अहमियत नहीं दी। जब मुझे मेरे संपर्क में आए फिर मैंने उनको स्टेज दी। और कोई कोई तो ऐसा है कि उसका करनाल में कोई जवाब नहीं है। तो पैसा मेरे जीवन का इसलिए अहम पार्ट है। पैसा आने के बाद मेरी तरफ बड़े लोगों की निगाह गई और तब उन्हें पाया कि ये आदमी तो वाकई बहुत अच्छे हैं। गरीबी में मतलब लोग क्रिटिसाइज ही करते थे कि रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, शायद इसलिए ये ऐसा ऐसा कर रहा है। ये समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग अमीरों को तवज्जो देते हैं, बड़े लोगों को जिनके पास बड़ी बड़ी पदवी है, एमएलए, एमपी, डीसी, एसपी, एसडीएम, यानी कि धनाढ्य लोग और ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनको अहमियत देते हैं। ये भूल जाते हैं कि किस रास्ते से ये गुजर के ये बना है। मैं सबको नहीं, सारे अच्छे लोग भी हैं, बड़े लोगों में बहुत अच्छे लोग हैं, पर ज्यादातर गलत रास्तों से निकल के ही बड़े जगह पे जाया जा सकता है। और फिर लोग कहते हैं कि भाई ये अच्छा क्यों नहीं करता, उसको चुन लेते हैं पहले, फिर जब वो उनकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरता, क्योंकि उसके लाइफ को तो लोगों ने पढ़ा नहीं है, देखा कि इसके पास बंगले हैं, गाड़ी है, पैसा है, यही ठीक रहेगा। तो लोगों ने मुझे भी उस तरह से फिर काउंट किया कि बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है तो इसके साथ रह जाए। वो साथ रहते रहते लोगों ने महसूस किया दूसरों से अलग है। तो पैसा मैंने कभी जेब में मतलब ज़्यादा पैसे भी नहीं डाले। मैंने हमेशा ही महसूस किया कि मैं आज भी वही गरीब घर का बच्चा हूँ, किसान का लड़का हूँ। मुझे मेरे मन को कभी पैसा छू नहीं पाया। और बनिस्बत एक बात जरूर है, पैसे के माध्यम से
जो मैं अच्छे कर्म प्रभु ने मुझे दिए मैं वो कर पाया। अगर पैसा नहीं तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते, खुद पे भी पैसा नहीं तो आप चाह के भी किसी की अगर मदद करना चाहते नहीं कर पाते। आज मैं कम से कम इस काबिल परमात्मा ने पैसा देके किया कि अगर मुझे लगे कि यहाँ मेरा पैसा खर्च होना चाहिए तो मैं करने में सक्षम हूँ। बस मेरे लिए पैसे का इतना ही अहम है। ये बंगले गाड़ी ये वो ये कभी मेरे मन को चेंज नहीं कर पाए। मैं जब निगदू से गया 200 रुपये जेब में डाल के गया था, तब भी मेरी जो पसंद थी खान पान में वो दाल तड़का मूंग रोटी चावल कड़ी चावल, आज भी मेरी वो ही पसंद है। मैंने कभी नॉन वेज को टच नहीं किया, कभी एग्स वगैरह नहीं लिया, कभी ड्रिंक्स के खिलाफ तो मेरा निर्माण ही हुआ है। तो कभी नशे का तो आने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैंने 4500 लोगों को नशा मुक्त किया था जब मैं दिल्ली जाने से पहले। वो भी मूवी का एक पार्ट है। तो पैसे की जहाँ तक बात है, पैसा परमात्मा देता है दूसरों की मदद के लिए। अपने लिए तो सिर्फ जो है कपड़े हैं, एक छत ढकने के लिए और खाना खाने के लिए। इसके बाद कोई सोने की रोटी तो आदमी खा नहीं सकता। अगर करोड़ों रुपए हो जाए तो रोटी तो गेहूं की चने की खाएगा ना। गरीब भी वही खाता है, अमीर भी वही खाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हीरे जवाहरात का फुल्का बन के आएगा वो खाएगा। तो मैंने इस बात को समझा है कि पैसे का मतलब क्या है और वो किस लिए परमात्मा आप तक पहुंचाता है। जो लोग नहीं तो वो कई बार उसका दुरुपयोग करके लोगों को दबाते हैं, पैसा आने के बाद लोगों को टॉर्चर करते हैं, गरीबों पे दबाव बनाते हैं। मैंने कभी नहीं, हमारे जो काम हमारे हेल्पर हैं जो घरों में काम करते हैं, स्कूल में कहीं भी, तो मैं उनको वही ट्रीट करता हूँ जैसे मेरे भाई है ये। तो रुपया पैसा मेरे जीवन को गलत ट्रैक पे कभी नहीं ले जा पाया। अभी आपने खाने की बात करी, मैं तो बहुत खानों का शौकीन हूँ। जो भी अच्छी अच्छी चीजें होती है, आपका पसंदीदा क्या खाना है? मैंने तो बता चुका हूँ, दाल कड़ी चावल, दाल चावल, दाल रोटी, ये मेरे पसंदीदा हैं। वैसे सब्जी में कुछ भी सामने आ जाए तो मैं मना नहीं करता, पर पसंदीदा मेरे यही है, बचपन से यही मेरे। सादा खाना, बढ़िया खाना, बस यही बेस्ट। आपका जिस तरीके से जीवन रहा पूरा शुरू से लेके अंत तक, उसके बीच में कुछ अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स भी रहे होंगे दोस्तों के साथ। कोई एक ऐसा फनी इंसिडेंट जो मतलब अभी तक आप जब भी अपने दोस्तों के साथ बैठते हो वही याद करते हो कि यार वो हुआ था, कितना मज़ा आया था। कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जो मतलब, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को हम देखते हैं तो बहुत काम, बहुत बिल्कुल जिसको बोलते हैं बिल्कुल ठहराव, लेकिन उसके अलावा अगर हम जानना चाहें आपको कि आप दोस्तों के साथ क्या कुछ मस्ती वगैरह करते थे, कैसे करते थे, बड़े होके भी या बचपन में, ऐसा कोई? ये तो मुझे वक्त से एतराज है कि उसने मुझे ऐसा कोई समय नहीं दिया कि मैं ठिठोलियाँ करूं। मैं कई बार बोलता भी हूँ कि मैं तो बुजुर्ग ही पैदा हुआ था, क्योंकि जिस माहौल में मेरा जन्म हुआ तो उस माहौल ने मुझे शुरू से ही स्ट्रगल में धकेल दिया। आप सोचिएगा कि जहाँ चारों तरफ बर्बादी का आलम हो, और ये तो देखो पीछे से कोई संस्कार थे कि मैं शुरू से इस बारे में सोच पाया बच्चे से ही ऐसा। और जहाँ तक आनंद की बात है, मज़े की बात है, मैं जब ये याद करता हूँ कि मेरा रास्ता बिल्कुल एक्यूरेट है तो मुझे बहुत आनंद आता है। मैं सुबह 4 बजे उठ के जब राजयोग मेडिटेशन करता हूँ, उस समय मेरे लिए सबसे ज़्यादा आनंद का समय है। जब मैं ये पाता हूँ कि मैं हजार स्टूडेंट्स को, गरीबों को पढ़ा पाया, ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि बेबस गरीब घरों की बच्चियों को मैं उनके हाथ पीले करके उनको ससुराल तक पहुँचा पाया हूँ, ये मेरे लिए बहुत आनंद का और
मज़े का सोच के भी मज़ा आता है कि एक समय मेरी सिस्टर्स की शादी हुई थी जब मैं यहीं था निकदू, तो उनको बस ऐसे ही, जैसे 3 मेरी बहनें को 1 लाख रुपए में शादी कर दी थी, जब ऐसे हालात थे। और जब आज हम दूसरों की बेटियों के लिए लाखों रुपए खर्च करके उनको जीवन साथी दिलाने में अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं, तो बहुत अंदर से खुशी होती है। आपने कभी देखा होगा कि मैं कभी शादी में, इधर उधर प्रोग्राम में डांस वांस लोग करते हैं, भजनों पे भी करते हैं, तो मैं कभी हिलता नहीं अपनी जगह से, क्योंकि मेरा मन अंदर से डांस करता है कि परमात्मा ने कितना आशीर्वाद हमें दिया, कितना मौका दिया प्रभु ने कि हम लोगों के काम आ पाए। वक्त तो ऐसा था कि मैं अपनी फीस भी नहीं भर सकता था, मेरे कॉलेज की फीस मेरे दोस्तों ने भरी, और आज कितने सारे स्कूल कॉलेज, कितना सारा, और हम मदद कर पाए विज्ञान को फैलाने में, लोगों के अंदर ज्ञान प्राप्त करने में। तो ये नाचने गाने का ही मामला है, पर मेरे शरीर से मैं कभी नहीं, मतलब। तो आपके क्वेश्चन का जो जवाब है कि मेरे दोस्त भी मेरे साथ आके अच्छे कामों में मजा महसूस करते हैं, लोगों की मदद करने में, लोगों को पाप कर्म से बचाने में। और मैं आज के युवा को भी यही कहूँगा कि हालांकि बहुत विपरीत समय चला हुआ है, किसी का कसूर नहीं। मैंने पहले भी कहा कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोसेस। आज नेट के माध्यम से दुनिया के जो दुश्मन हैं, समाज के जो दुश्मन हैं, वो बहुत गंद परोस रहे हैं। हमारे युवाओं को भटकाने के लिए पूरी ताकत लगी हुई है। कौन है इस पर नहीं जाऊंगा। ओवरऑल, क्योंकि मैंने कहा चरित्र ही समाज की रीढ़ की हड्डी, युवा की रीढ़ की हड्डी है। उस चरित्र को अब तो काफी हद तक नष्ट कर दिया गया है। आज युवा सोच भी नहीं सकता अच्छाई किस बला का नाम है। रीजन दैट कि उसको नग्नता और अश्लीलता परोसी गई हर चारों तरफ से। उसने अगर टीवी खोला वहां भी वही था, वो नेट पे गया, फोन पे गया, सब जगह चारों तरफ बेहयाई बेशर्मी का आलम था। और उसने उसके दिमाग को कुंद कर दिया, पैसिव कर दिया पूरी तरह से, उससे डीपनेस ऑफ थिंकिंग छीन ली। वो आज फर्क नहीं जान पाता गलत क्या है ठीक क्या है। आज के युवा को अगर हम ये कहे कि नहीं ये मत कर, ये ठीक नहीं है, इतने में वो इतना भड़क जाता है कि जैसे पता नहीं उसको क्या गाली दे दी। वो कहता है मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, अगर मैंने नशा करना तो मेरी मर्जी है। माँ बाप सिर पटक के रह जाते हैं, अपने आंखों के सामने माँ बाप अपने बच्चे को बर्बाद होता देख रहे हैं। जैसे हमारे साथ से ये नहर जाती है, माँ बाप ने कहा कि बड़ा खतरनाक पानी आया हो, तुमने नहीं जाना। बच्चे गए बहुत सारे। इसी साल में मोर देन 100 युवा नदी में डूबकर उनकी जान चली गई। नहीं मानते, सेल्फी लेते हैं, रेलवे ट्रैक पे खड़ा होकर सेल्फी लेते हैं, उनको कोई परवाह नहीं, ट्रेन आ जाएगी जान चले। कितने युवा इस तरह से ट्रेन के नीचे आ गए, नदी में गिर गए, पहाड़ों से गिर गए। पता है जुलाई और अगस्त पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए। तो दिमाग, क्योंकि डीपनेस ऑफ थिंकिंग खत्म है, वो सोच नहीं पाता कि मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं। और ये मौत कुत्ते की मौत है। आप देश के लिए लड़ते हुए, समाज के लिए लड़ते हुए, अच्छाई के लिए लड़ते हुए जान दें तो वो जान कीमती है। इस तरह सड़कों पे पहाड़ों पे जान को इस तरह फेंक देना, ये इसको क्या कहा जाए। मैं तो इतना कहूंगा कि ये
थॉट्स की भरपूर कमी है, थिंकिंग की बहुत भरपूर कमी है। तो आज का जो माहौल है वो सारा दिन गिराने पे, दिमाग को खत्म करने पे लगा हुआ। दिमाग खत्म, मन की कोई कीमत नहीं। मन अच्छे दिमाग में उभरता है तो फिर मन भी कुंद है, और मन नहीं है तो उसमें संवेदनाएं नहीं है। संवेदनाएं नहीं है तो ममता, प्यार, मोहब्बत सब खत्म है। मैंने अभी एक पूरे टीचर्स थे, टीचर डे पे, तो किसी ने मेरे को पूछा कि आपकी नजर में मोहब्बत का क्या मतलब है। मैंने कहा मैं किसी भी महापुरुष से कंपेयर तो नहीं करता, पर मैं लैला मजनू को भी कम नहीं समझता, मैं हीर रांझा को भी कम नहीं समझता। आज के युवाओं को देख के, वो तो लोग बहुत आदरणीय थे, वो एक के लिए मर गए, मिट गए। लैला ने तो राजपाट को भी ठोकर मार दी, वो रेत में तड़फ तड़फ के मरी है। दिस इज द लव, दिस इज द प्यार। ये आज देखने को नहीं मिलता। प्यार का मतलब भोग विलास नहीं है। प्यार का मतलब, प्यार तो अपने आप में एक इतना ऊंचे दर्जे की चीज है जिसमें वो समा गया तो वो किसी भी कष्ट को उठाने के लिए तैयार हो जाता है, किसी भी मुसीबत में डलने के लिए तैयार हो जाता है, अगर सच्चा प्यार है। तो मोहब्बत को मैं कभी नकारता नहीं। फिल्म में जैसे दिखाया है कि एक लड़की को मैं तवज्जो नहीं दे पाया, मैं उसको छोड़ के गया, और मैं रहते हुए भी उसको कभी तवज्जो नहीं दी, बिकॉज ऑफ मेरा सफर बड़ा कठिन था। मुझे पता था कि एक दिन ये सफर मुझे मौत के मुंह में भी ले जा सकता है। तो मैंने डेलिबरेटली उनको अपने से दूर रखा, क्योंकि मैं उसके साथ दगा नहीं कर सकता था। हर लड़की का अरमान ये रहता है कि भाई मैं जाऊंगी, ऐसे सुख मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला था। पर मैंने कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी प्यार प्रेम को, किसी मोहब्बत को नकारा हो। उसका सच्चा रूप बहुत ऊंचा है। जैसे संगीत बहुत ऊंचा है, ऐसे मोहब्बत भी बहुत ऊंची है, बशर्ते के हो। आजकल तो क्या है, अपनी मर्जी से शादी भी कराते हैं, लव मैरिज, और 2 महीने बाद पता चलता वो उसको मार दिया, वो उसको मार दिया, ट्रेन के नीचे कट गई, या तलाक हो गए, या छोड़ दिया। ये अब देख रहे हैं हम, और इसके पीछे बच्चों का, नौजवानों का कसूर नहीं है। माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया है। इस माहौल में प्यार ठहर ही नहीं सकता, वफा ठहर ही नहीं सकती, गिरावट है। मतलब अब तो अगर कोई युवा बच सकता है तो आराम से अपने काम में लगे, अपने जीवन को व्यतीत करे, वरना तो बर्बादी के 99% चांस हैं। बिल्कुल सही बात। आपका राजनीति से कुछ, जैसे स्टार्टिंग से आपने पहले सरपंच का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद अब आके तो मैंने तभी 85 में ही सोचा, तभी 85 में मैंने प्रतिज्ञा की थी गांव छोड़ने से पहले कि ये डर्टी गेम है, लोगों के लिए अच्छा है सर। मैं फिर कहता हूं, मेरी बात को जो लोग राजनीति करते हैं उसको अदरवाइज नहीं लेना। जिसको सूट करता है, जो उसके लिए बने हैं तो बने हैं। मेरे लिए ये गेम कभी अच्छा नहीं, मैंने समझा नहीं। और मैंने, अगर चाहिए ठीक भी है, मैंने 85 में प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। हाँ, लोगों के लिए जो अच्छा बुरा बन पड़े वो होगा, वो किया, वो प्रभु ने करवाया भी। तो मैंने तब से लेके आज तक एक्टिव पॉलिटिक्स में पाँव नहीं रखा कभी। मेरा राजनीतिक लोगों से बड़ा प्यार है। आज जैसे बताया अभी, सीएम मनोहर लाल ने ही किताब का विमोचन किया, फिर पिक्चर की परमिशन दी, फिर जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तब भी एक भारी भरकम 5000 लोगों के प्रोग्राम में ट्रेलर को लॉन्च किया। और अक्सर जिस ड्राइंग रूम में आप बैठे हैं, बहुत बार यहाँ आके हमारे साथ उन्होंने समय गुजारा। मैंने उनको भी कह दिया था कि मैं कभी भी, मुझे राजनीति नहीं करनी, पर उन्होंने मुझे कभी कहा भी नहीं। मैं बीजेपी का प्रिलिमिनरी मेंबर भी, उन्होंने मुझे बोला ही नहीं कभी। तो राजनीति मतलब मैं
एक्टिव पॉलिटिक्स मेरे लिए नहीं है, मैं उसके लिए बना ही नहीं हूँ। सर आपने सारी बातें करी, इसके बीच कभी भगवान की तरफ आपका रुख रहा है? भक्ति की ओर आपका कितना ध्यान रहा है पूरी जर्नी में आपकी? मैं बचपन में भक्ति मार्ग पे चला, उस भाव में गया, पर 80 में 80 में आते आते मेरे दिलो दिमाग में ये बात आई कि जब गरीबों पे बड़े लोग अत्याचार करते हैं, कुछ लोग बड़ा होने के दम पे आम आदमी को क्रश करता है, गरीब लोगों की इज्जत भी लूटी जाती है, तो मन में आया, मतलब बचपन ही था कि फिर परमात्मा कहाँ है? ये इतना बड़ा अन्याय का सिस्टम जो चल रहा है चारों तरफ, जो गलत हैं, जो अधर्म करते हैं, वो ही आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं पे पैसा आ रहा है, वही राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, गलत रास्तों से चल के लोग पॉलिटिक्स की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो फिर परमात्मा कहाँ है? तो मैं एक बार से नास्तिक हो गया और चलते चलते 2008 में मैं कांटेक्ट में आया ब्रह्मा कुमारीज की। मैं माउंट आबू गया, वहां जाके मैंने समझा कि वास्तव में गॉड क्या है, परमात्मा क्या है, और हम क्या समझते हैं। हम तो समझते थे कि राम का बेटा दशरथ का बेटा राम जो है, वो मुकुटधारी जो लोग हैं, अवतार जो हैं, वो हैं, और वो जब जब अन्याय हो, जो गीता में कहा कि वो आएंगे, मतलब आना चाहिए उनको, तो अन्याय में तो कुछ कसर थी नहीं। फिर वहां जाके हमने समझा कि परमात्मा का मतलब है जो सबसे परम ज्ञान हासिल किए हुए हैं, जो सत्यता और पवित्रता की मूर्त है, एक शक्ति है जिसको धर्मों में लाइट, प्रकाश भी बोला गया है। वो प्रकाश का मतलब है, उसको शिव बोलते हैं। शिव वो शरीरधारी नहीं है, शरीरधारी शंकर को लोग शिव का मतलब है जो सारे गुणों की खान है, जो पवित्रता की खान है, जो सत्यता जिनमें अपार है, वो परमात्मा है। और वो आदमी उन गुणों पे चल के भी परमात्मा का रूप बन सकता है। ये जितने अवतार, जितने महापुरुष हुए हैं, जिनका मैंने पहले भी नाम लिया, कबीर साहब हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी गुरु नानक देव जी हैं, जितने मतलब महापुरुष हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह भी हुए हैं, और स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ये जो लोग हैं, इवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सीधे आजम भगत सिंह, जिन्होंने सर्वस्व निछोड़ किया, वो कैसे कर पाई? कैसे कर पाई? जब आदमी अपने अंदर सत्यता को धारण करता है, पवित्रता को धारण करता है, और सारे विकारों से दूर हो जाता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनको त्याग के जब आदमी सच्चे गुणों को धारण करता है, वो बहुत ही असीम ताकतवर हो जाता है। इवन जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने जितनी भी खोजबीन की है, एरोप्लेन की खोज की, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सेल फोन और ट्रेन की, मतलब लाखों लाख इन्वेंशन जो की हैं, दे आर आल्सो गॉड का रूप। कोई भी साइंटिस्ट जब 100% कंसंट्रेशन से बैठे और अंदर ही खो गए, ध्यान मगन हो गए, उनके बारे में उनके घर वालों ने लिखा है कि खाना पड़े पड़े खराब हो गया, उन्होंने खाया नहीं। चाय, न्यूटन के घर के लिखते कि चाय पका पका के बार बार गर्म करके वो खत्म ही हो जाती थी चाय, नहाते भी नहीं थे, इतना डूब जाते थे, तभी जाके वो इतनी बड़ी बड़ी दुनिया के लिए खोज कर पाए, इन्वेंशन कर पाए, जिनका आज हम सुख ले रहे हैं। ये जो कैमरे चल रहे हैं, जो लाइट चल रही है,
ये तभी चल पा रहे कि बहुत लोग कुर्बान हो गए, उनका जीवन कुर्बान हो गया। जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी, जिसने पहले शुरू की थी उसकी डेथ हो गई थी करते करते। एक की बाजू बिल्कुल जल गई थी, फिर भी उन्होंने परवाह नहीं की। एक को पता है कि एक की डेथ हो चुकी है, एक की बाजू बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तीसरे ने फिर वही किया। तो ये भी तपस्वी हुए हैं, वो भी परमात्मा का रूप हुए हैं। तो अब आप समझिएगा कि मैं जिस परमात्मा को मानता हूं वो सत्यता का देवता है, वो पवित्रता का देवता है, वो असीम शक्तियों से परिपूर्ण है। मैंने क्या, मानव ने भी कैसे कैसे शक्तियां हासिल की, सुपर कंप्यूटर मतलब जो है ना, देखो कैसे एरोप्लेन उड़ रहे हैं, कैसे मतलब आप देखो एक ही एटम बम ऐसा बना दिया पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। परमात्मा का रूप हुआ ना, जो सारी दुनिया को एक ही सेकंड में खत्म कर सकता है। तो इसलिए परमात्मा को इस तरह से समझिएगा आप, दशरथ का पुत्र राम नहीं, वो उस सत्यता का एक उदाहरण है। ये जितने मैंने महापुरुषों के नाम लिए वो सत्यता और पवित्रता की मूर्त है। उसके बिना संभव नहीं था कि राम राम बन पाता, उसके बिना संभव नहीं था कि महात्मा गांधी बन पाते। डरा देती है दुनिया, टूट जाता है आदमी। मतलब अगर आपके अंदर सत्यता और पवित्रता नहीं है तो वक्त आपको भयभीत करके पीछे हटा देता है। जब आप डरते नहीं तो इसका मतलब आप, और तभी आप लोगों के लिए जी भी पाते हो, वरना नहीं तो हर आदमी में स्वार्थ है। वो अपनी सुख देखेगा, अपने लिए महल खड़ा करेगा, अपने लिए खजाने बैंक भर देगा, लोगों के लिए सोच पाता है क्योंकि उसके अंदर वो ताकत, दूसरों के लिए सोचने की ताकत पैदा होती है। वो ताकत आती है सत्यता और पवित्रता से। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष को अपने जीवन से निकाल बाहर करने से। तो आप समझिएगा, आप जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, सब एक ही माला की मणि हैं, एक ही आधार है और कुछ नहीं। एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा इन लोगों में जो मतलब विकारों में डूबा रहा हो, नॉट ए सिंगल मैन। और जो लोग दूसरों को टॉर्चर करते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं अपने साधनों से, वो रावण का ही रूप है। मतलब रावण इज नथिंग, क्योंकि वो राम की अर्धांगिनी को उठा के ले गए इसलिए रावण है वो। वरना को रावण ने तो चारों वेदों का ज्ञान था, वो विकार के वश सीता में मोहित हो गए और धक्के से उसको उठा के ले गए फ्रेम से। आप किसी भी गलत इतिहास में आदमी को चुनोगे तो या तो वो काम वासना में डूबा मिलेगा आपको, या वो अहंकार से भरा हुआ मिलेगा, क्रोध से भरपूर मिलेगा। विकार ही आदमी को राक्षस बनाते हैं, और ये गुण, सत्यता के गुण आदमी को महान बनाते हैं। बस ये दो लाइनें हैं बस। तो मैं युवाओं से अर्ज करूंगा कि जो गर्म हवाएं चली हुई हैं, गिराने की हवाएं चली हुई हैं, उनको पथ भ्रष्ट करने के लिए जो प्लानिंगें रची गई हैं उनसे बचें, और मेरी आवाज जहां तक जाए आप पहुंचा पाएं। सत्यता में जो मजा है, आपने पूछा कि कभी आप मौज मस्ती, मैं बहुत मौज मस्ती में रहा हूं। यकीन करना, जब हम बैठते हैं पति पत्नी सीमा, हम बिना अभिमान के, ईगो रहित होके मैं कह सकता हूं कि हम चुनिंदा जोड़ों में से हैं, क्योंकि हमने विकारों पे विजय पाके जो रिश्ता स्थापित किया है, उस रिश्ते में बहुत आनंद है। युवाओं को इन बातों से सीखना चाहिए। अगर वो मजे लेने चाहते हैं तो किसी एक के साथ वफादार हो जाएं। उस वफा से जो आनंद उभरेगा उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है किसी टाइप का भी। पर लेके तो देखें, अपने खून पसीने से कमाया हुआ 10 रुपए से जब वो 2 फुलके लेके खाएंगे,
उसमें जो आनंद है वो हजारों करोड़ पाप से इकट्ठे किए उसमें बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ये मैं अनुभव से कह रहा हूं, मैंने उस सफर को तय किया है, मैंने उस सफर को रुपए पैसे के भी तय किया हुआ है। जो सच में मजा है वो झूठ के रास्ते में उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं है। ये क्योंकि भटकाव है तो भटक जाते हैं। जैसे भी पिछले दिनों गूगल किसी को ले जाके ना, वो फ्लाईओवर टूटा हुआ था और वो गूगल उसको ले गए, वो गिर गया, मर गए सारे 5 के 5 बंदे। ये वही बात है बस। हमारे षड्यंत्रकारियों को जो गूगल है वो युवाओं को डुबोने के लिए समंदर में ले जा रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि रोकने वाली ताकतें कमजोर हैं, बिखरी पड़ी हैं। झूठे एक जगह हैं, सच्चे बिखरे हुए हैं, इसलिए झूठ के रास्ते को रोक नहीं पा रहे, पर आनंद उसी में है। तो मैं युवाओं को कहूंगा कि वफा की जिंदगी जिए, अपने काम के प्रति वफादारी, जहां रहते हैं उनके प्रति वफादारी, अपने अगर शादीशुदा है पति पत्नी की आपस में वफादारी, अगर अनमैरिड है अपने दोस्तों के साथ वफादारी। इसमें जो ताकत पैदा होती है, न्यूटन से सीखिएगा, आइंस्टाइन से सीखिएगा, कबीर साहब से सीखिएगा। अगर व्यापार में झूठ में मजा होता तो गुरु नानक देव जी सब कुछ छोड़ के सच्चाई के मार्ग पे ना जाते। सीधा जब भगत सिंह को अंग्रेजों ने बोला मुंह से बोलो तो सही, जितने हजारों एकड़ चाहिए तुम्हें जमीन देंगे, तो इस रास्ते को छोड़ दे, नहीं छोड़ा, फांसी के तख्ते को चूम लिया। क्या आनंद रहा होगा उस चीज में। आप कंपेयर करो, एक तरफ था साम्राज्य पूरा, एक तरफ थी मौत। इट मीन्स के मौत में मजा था, उसने मौत को चुन लिया। सच्चाई का रास्ता इतना आनंद का रास्ता है। और सिर्फ ये नहीं कि दुखी होके, उनका 5 किलो वेट बढ़ गया था जब फांसी का हुक्म हुआ, जिस दिन फांसी पे गए वेट हुआ दोनों बार ना, 5 केजी वेट बढ़ गया था। क्या आनंद रहा होगा सच्चाई के देश के लिए जीने में, क्या मजा था। ये आनंद भूल गए आज हमारे युवा, हमारे स्टूडेंट्स इस आनंद को भूल गए। झूठे आनंद के पीछे दौड़ा दिया उनको, मैं कहूंगा दौड़े नहीं, दौड़ा दिया गया है। ये जो मीडिया ये जो इसने बहका दिया सबको, और वो कागज के फूलों के पीछे दौड़ के बाद में ठगे से महसूस पर सुसाइड कर रहे हैं, मार रहे एक दूसरे को। कभी सोचा था कि लड़की भी लड़के को मारेगी? आज से 5 साल पहले किसी ने सोचा था कि लड़की भी मर्डर कर सकती है? इट मीन्स के इतने खूंखार प्रोसेस से गुजार दिया, खूंखार हो गए। शादी के 10वें दिन बाद अपने पति को मर्डर कर रहा है। ये बड़ा भयंकर टाइप से भी बुरा आने वाला है, क्योंकि इस असत्य क्रूरता के पथ को रोका नहीं जा रहा। कार्रवाई करो, उसको जेल कर दो, फांसी तोड़ दो, इससे क्या होता है? कुछ नहीं होगा। फांसी तो उस सिस्टम को तोड़ दो जो युवाओं को ऐसा बना रहा है, गिरावट के रास्ते पे धकेल रहा है, क्रूरता के रास्ते पे धकेल रहा है। उस सिस्टम को फांसी लगाओ। और वो लोग जो हमारे युवाओं को गिराने के षड्यंत्रकारी हैं, डेलिबरेटली गिरा रहे हैं, उनको सजाए मौत दो, ताकि हजारों लाखों युवा मरने से बच जाएं। एक एक को फांसी दे के, एक एक को गोली मार के क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। तो इसीलिए कुछ सुधारना ही नहीं चाह रहा। हम भी मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, कुछ नहीं बस चलता। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि अब तक का जितना भी आपका जीवन रहा है, उसमें आपने जो संघर्ष करे हैं, लोगों के जीवन में जो आप बदलाव लाए हैं, खुशियाँ लाए हैं, उन सब से अब आप संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से? अब इसका सही जवाब दूंगा, नहीं हूं। क्योंकि जब चारों तरफ दुख दर्द बिखरा पड़ा है, चारों तरफ, जैसे मैंने अपनी बातचीत में रखा है, युवा बर्बाद हो रहा है, युवा पथ भ्रष्ट ऐसे रास्तों पे जा रहा है जहां मौत है। आज तो उस वक्त तो शराब का नशा था जब हमने आंदोलन किया, आज तो समय कोकीन, हीरोइन और इससे भी डेंजरस नशे जो एक बार शुरू होके साथ ही लेके जाते हैं, मौत का सबब बनते हैं।
और हम मूक दर्शक बन के उसको देख रहे हैं। वो बात अलग है कि हम प्रयास करते हैं और वो नाकाफ़ी है। मैं कई बार सोचता हूँ कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे कि अपने युवाओं को बचा पाएं, तो ये सेटिस्फैक्शन में बाधा है। ये बात, गरीबी इतनी है कि जब हॉस्पिटल्स का विजिट करते हैं हम, बहुत सारे लोग रुपए पैसे की कमी में वो मेडिसिन ले नहीं पा रहे जिसकी उसको ज़रूरत है, और हम इतने काबिल नहीं बने कि उनको दे पाए। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन हो नहीं पाती। हम जिस पथ से मैं निकल के आया हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा रास्ता तो ठीक है, इससे ज़्यादा किया जा सकता था। पर मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि जब मैं दिल्ली चला गया और व्यापार में चला गया, तो कहीं ना कहीं बिजनेस की दुनिया में आके आप एक क्रांतिकारी का रोल पीछे छोड़ आते हैं, और इन सब बातों के लिए सिर पे कफन बांधना पड़ता है, जो मैं बांध नहीं पाया। ये मुझे अपने आप से गिला है। मैं परिवार का होके रह गया, जबकि परमात्मा ने हमें लाखों परिवारों के लिए भेजा था, तो वो रोल अधूरा रह गया। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं वो अधूरापन है। और अब एज के इस पड़ाव में उस तरह का आंदोलन पैदा भी नहीं किया जा सकता, उसके लिए भी जवानी चाहिए। फिर भी अंकल, आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा है, और जो भी आप इतना काम किया, बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए हमें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने ये पहचाना, मेरे तक आए और आपने ज़रूरी समझा, क्योंकि आपकी आवाज़ करोड़ों लोगों तक जाने वाली है। और ये अगर 10-20 युवा भी इन बातों से प्रभावित होकर अपने जीवन को बचा पाए, तो ये आपका बहुत बड़ा भाग्य होगा। परमात्मा आपको उसके एवज में बहुत कामयाबी देंगे और आप बुलंदियों को छुएंगे। बिल्कुल। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आप इसको लास्ट तक सुनोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कर्म के रास्ते पे चलते रहिए, लर्निंग्स कभी ख़त्म मत करिए और सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम था रमन शर्मा और मेरे साथी अवंतिका सिंह। शुक्रिया।